हेलो गर्ल्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन। ये टॉपिक आपका जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड ये आपका टॉपिक है कि ट्रेड को लेकर जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उन पॉलिसीज़ में क्या होता है। उन पॉलिसीज़ में सरकार के द्वारा जब बहुत सारी नीतियाँ बनाई जाती हैं तो उन नीतियों को दो भागों में मुख्य तौर पर बांटा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर। वर्तमान समय में जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाने का होता है कि एक्सपोर्ट तो राष्ट्र करना चाहते हैं लेकिन वो इंपोर्ट को लेकर थोड़ा सा डाउट में रहते हैं, तो कई बार उनके द्वारा ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करना ज़रूरी भी हो जाती है या जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि वो ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा लेते हैं अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बचाने का तर्क देकर और अन्य कारणों से कि वो अपना सामान तो विदेशी राष्ट्रों के अंदर बेचना चाहते हैं लेकिन विदेशी राष्ट्रों का सामान अपने देश में इंपोर्ट यानी कि वो नहीं करना चाहते। तो इसको लेकर जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर दो नीतियाँ सामने आती हैं कि राष्ट्रों को व्यापार के ऊपर कोई नियंत्रण रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, अर्थात उन्हें स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए या प्रोटेक्शन की नीति को अपनाना चाहिए। तो बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जो फ्री ट्रेड को सपोर्ट करते हैं और दूसरा एक पक्ष है जो ये कहता है कि नहीं, प्रोटेक्शन की नीति बहुत ज़रूरी है। तो राष्ट्र जो है इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के टैक्स बैरियर्स लगाते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गए, कस्टम बैरियर्स हो गए, कोटा शुल्क वगैरह, सीमा शुल्क जिन्हें कहा जाता है, उन शुल्कों को लगाकर, या फिर एक नॉन टैक्स बैरियर्स होते हैं, गैर कर रोक जिनको कहा जाता है, तो उन रोकों के माध्यम से कोटा फिक्स करके इंपोर्ट्स को रोकने की कोशिश की जाती है। तो जब ये बैरियर्स लगाए जाते हैं, टैक्स बैरियर्स है, टैरिफ बैरियर्स जिनको कहा जाता है, या नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं, तो उस नीति को प्रोटेक्शन की नीति या संरक्षण की नीति कहते हैं। और दूसरी नीति जिसमें इस तरह के करों को मुक्त कर दिया जाता है तो उसे मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड की नीति कहा जाता है। तो इसको लेकर जो है अर्थशास्त्रियों के अंदर दो पक्ष हैं, तो इन दोनों पक्षों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हमारा पक्ष है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी वस्तुओं, सेवाओं को और पूंजी को एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में आवागमन मुक्त तरीके से हो। वहाँ पर सरकार के द्वारा कोई भी रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी रुकावट जो है वो पैदा नहीं की जाती है। ऐसी व्यवस्था को स्वतंत्र व्यापार की धारणा कहा जाता है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर होते हैं, आयातक और निर्यातक होते हैं, वो कितनी भी मात्रा में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात कर सकते हैं। और इस आयात निर्यात से सरकार के द्वारा हालांकि कुछ सीमा तक कर भी लगाए जाते हैं, लेकिन इन करों और ये जो कर लगाए जाते हैं वो बड़ी कम अमाउंट में लगाए जाते हैं और इनका एकमात्र जो उद्देश्य होता है वो सरकार के द्वारा आय अर्जित करना है। जैसा कि आप जानते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास आय का जो मुख्य स्रोत है वो टैक्सेस हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे बड़ा कर जो है वो कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी का आता है। तो वहाँ पर फ्री ट्रेड के अंदर भी सिर्फ रेवेन्यू के लिए ही सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं वो ही लगाए जाते हैं, उसके पीछे कोई और मंशा नहीं होती। तो ये डेफिनेशंस हैं, प्रोफेसर लिप्सी इसकी डेफिनेशन देते हैं। स्वतंत्र व्यापार व्यापारिक नीति की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें स्वदेशी तथा विदेशी वस्तुओं में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता। इसलिए न तो विदेशी वस्तुओं पर कोई अतिरिक्त भार डाला जाता है और न ही स्वदेशी वस्तुओं पर कोई विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। इसके पक्ष में जो तर्क है वो तर्क क्या क्या है। सबसे पहला जो तर्क है वो है उत्पादन का अधिकतमीकरण। जो एडम स्मिथ है, जे.एस. मिल है, ये कुछ अर्थशास्त्री हैं, निकोलसन है, इनका कहना है कि स्वतंत्र व्यापार किसी एक देश का नहीं बल्कि विश्व के सभी देश, जो भी देश उस व्यापार में शामिल होते हैं, उन सब का सबके लिए लाभदायक होता है। जैसा कि हमने थ्योरी ऑफ हमने पढ़ा
रिकार्डियन थ्योरी के अंदर तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार कि जब भी फ्री ट्रेड होता है तो कुल उत्पादन जो होता है, दोनों राष्ट्र एक एक वस्तु में स्पेशलाइजेशन करते हैं, विशिष्टीकरण करते हैं और उससे रिसोर्सेज का अच्छे ढंग से प्रयोग होता है। और जो कुल रिसोर्सेज होते हैं विश्व के अंदर, जो कुल उपलब्ध संसाधन होते हैं, वो कम लागत में और अधिक अच्छी क्वालिटी में, अच्छी बढ़िया क्वालिटी में विश्व के लोगों को प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र व्यापार, प्रोफेसर लिप्सी कहते हैं कि स्वतंत्र व्यापार विश्व के उत्पादन में अधिकतमीकरण, ऑप्टिमाइजेशन की जिसे हम बात करते हैं, में सहायक होता है और इस प्रकार विश्व के प्रत्येक उपभोक्ता के लिए उससे अधिक वस्तुओं का उपभोग संभव बनाता है, जिसका उपभोग वह बिना स्वतंत्र व्यापार के करता था। उसके बाद सेकंड है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। हम जानते हैं कि जहाँ पर तुलनात्मक लागत सिद्धांत में हमने पढ़ा था, हर राष्ट्र उस वस्तु का में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है जहाँ पर उसकी लागत जो है, उत्पादन लागत कम होती है। तो इस प्रकार से उस वस्तु का उत्पादन करना जिसमें जहाँ पर उत्पादन लागत कम होती है, अर्थात उन साधनों का विशिष्ट तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये पारस्परिक रूप से लाभदायक है। पारस्परिक रूप से लाभदायक इसलिए है कि राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होता और वो उसी वस्तु का निर्यात या उसी वस्तु का निर्यात करते हैं जिसमें उनका तुलनात्मक लाभ अधिक होता है या तुलनात्मक हानि कम से कम होती है। अर्थात यानी कि उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि वो किस वस्तु का निर्यात करेंगे या किस वस्तु का आयात करेंगे, वो उनकी स्वयं की इच्छा होती है और वो उसी वस्तु को चुनते हैं जिसमें उनका इकोनॉमिक तरीके से, इकोनॉमिक थिंकिंग के हिसाब से, आर्थिक व्यवहार के हिसाब से, जिसमें उनका लाभ अधिकतम होता है या हानि कम से कम होती है। उसके बाद ये क्षेत्रीय श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है कि स्वतंत्र व्यापार, जब व्यापार खुलकर किया जाता है तो इससे जिस एरिया के अंदर जो चीज़ स्पेशलाइजेशन है, जैसे कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में जो है नेचुरल क्लाइमेट ऐसा है कि वो एप्पल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और वहाँ बहुत कम लागत में एप्पल उत्पादित हो जाती है। तो ये वहाँ का क्या है, ये वहाँ की ज्योग्राफिकल स्पेशलिटी है और इस ज्योग्राफिकल स्पेशलिटी को विश्व के बाकी हिस्से, देश के बाकी हिस्से जब उन सेबों की डिमांड करते हैं तो वहाँ के लोग जो है उस पूरी सप्लाई को, एप्पल की सप्लाई को कंज्यूम नहीं कर सकते। तो उस एप्पल प्रोडक्शन का जो अधिकतम ज़्यादा उत्पादन करके वहाँ के लोग उसको एक्सपोर्ट करके उससे मुनाफा कमा सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं। और दूसरे राष्ट्रों को क्या बेनिफिट होता है कि उनको उनके यहाँ ना होने के बावजूद भी वो उस वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा वो उठा सकते हैं। उसके बाद बात आती है कार्यकुशल उद्यमी। जब फ्री ट्रेड अपनाया जाता है, इसकी प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो प्रत्येक राष्ट्र जिस वस्तु में उनकी तुलनात्मक लागत कम होती है उस वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन कर लेता है और इस स्पेशलाइजेशन के कारण क्या होता है, इस स्पेशलाइजेशन के कारण क्या होते हैं, वहाँ पर उस वस्तु के उत्पादन करने वाले उद्यमी जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं और बहुत कंपटीशन, मतलब कि बहुत सारे उत्पादक हो जाते हैं। तो वहाँ पर कंपटीशन, इंटरनेशनल ट्रेड के कारण क्या होता है, कंपटीशन आ जाता है मार्केट में, दूसरे राष्ट्रों के उत्पादक भी आपके कंपटीशन में आकर खड़े हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में प्रत्येक उद्यमी को क्या करना पड़ता है, कम से कम लागतों में अधिक से अच्छी क्वालिटी का सामान जो है उपलब्ध करवाना पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो ट्रेड होता है वो हमेशा प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है और प्रतियोगिता की वजह से जो बेस्ट होता है, मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आता है। तो इससे जो अच्छे एंटरप्रेन्योर होते हैं केवल वो ही मार्केट में टिक सकते हैं, जो कम कुशल उद्यमी होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं। उनको छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो लागतों का मुकाबला नहीं कर पाते, बढ़ती हुई लागतों का मुकाबला और फिर कीमतों, जो घटती हुई कीमतें होती हैं उन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाते और वो मार्केट छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो बेस्ट कंपटीशन के कारण जो बेस्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं वही मार्केट में टिकते हैं।
उसके बाद इससे जब दो राष्ट्र आपस में व्यापार करते हैं तो न केवल वस्तु और सेवाओं का व्यापार करते हैं, वहाँ लोगों के बीच में भी एक फ्रेंडली बंधुत्व का, सामंजस्य का, कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर जो है, व्यवहार जो है वो डेवलप हो जाता है। वो ना केवल एक दूसरे के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो विचारों का और कल्चर का भी एक्सचेंज करते हैं, और वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और इससे उन दोनों राष्ट्रों के बीच में मानवीय संबंध जो है विकसित होते हैं और कोऑपरेशन की भावना डेवलप होने लगती है। उसके बाद है जैसे इंडिया और रशिया की बात करें, हमने वहाँ से बहुत आज़ादी के बाद से रशिया से इंपोर्ट किया, वहाँ से बड़ी सहायता मिली, मदद मिली, तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट दोनों राष्ट्रों के बीच में डेवलप हो गया। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशंस रहती है। जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो इंटरनेशनल कंपटीशन भी होता है, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है कि दो राष्ट्र हैं, गेहूं के उत्पादक दो राष्ट्र हैं, एक इंडिया है, एक जो है चाइना है। दोनों ही अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं, और वो उनको अपना चावल छोड़िए मैन्युफैक्चरिंग आइटम ले लेते हैं कि दोनों अमेरिका को अपनी घड़ियां या टेलीविज़न बेचना चाहते हैं। तो दोनों अमेरिका को जब अपनी घड़ियां बेचना चाहते हैं तो दोनों को अपनी क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि वो मार्केट में टिक सके। और इस चक्कर में जो बेस्ट इन्वेंशंस होती हैं वही मार्केट में टिक पाती हैं, और इसलिए जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत पैसा खर्च करती हैं, ताकि नए आविष्कारों के द्वारा बाज़ार में अपनी प्रतिद्वंदियों को, प्रतियोगियों को पीछे छोड़ा जा सके और स्वयं मार्केट में सरवाइव किया जा सके, टिका जा सके। उसके बाद जब कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, तो जब हम क्लोज ट्रेड करते हैं, प्रोटेक्टेड ट्रेड करते हैं, तो हमें पता है बाहर से तो कोई आएगा नहीं, और देश के अंदर जो उद्योग हैं वो कंपटीशन जो छोटे और नए उद्यमी होते हैं उनको मैनेज कर लिया जाता है, और ये उम्मीद की जाती है कि वो मार्केट में नहीं आएंगे, और वो मार्केट में नहीं आएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन नहीं रहता। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपटीशन मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होता तो अच्छी क्वालिटी कम कीमतों पर लोगों को उपलब्ध नहीं होती। उसके बाद है उपभोक्ताओं को लाभ होता है, उनको कम कीमतों पर अच्छा सामान मिलता है, ज़्यादा मात्रा में मिलता है। उसके बाद बाज़ार का साइज़ बढ़ता है, यानी कि इंडिया में घड़ियां बनाई जाती हैं तो उसके उपभोक्ता ना केवल इंडिया में हैं बल्कि अमेरिका के लोग भी उसके उपभोग करने के लिए तैयार हैं, यानी कि ना केवल इंडिया के 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या उसका सामान खरीदने के लिए तैयार है, बल्कि 70, 80, 100 करोड़ जो है अमेरिका की पॉपुलेशन भी उसका सामान खरीदने के लिए तैयार है। तो इससे बाज़ार का साइज़ बढ़ जाता है। उसके बाद आयातित वस्तुएं जो होती हैं, इंपोर्टेड आइटम्स ज़्यादातर क्या होती हैं, वो जब टैरिफ नहीं होते, नॉन टैरिफ या टैरिफ बैरियर्स नहीं होते, वो फ्रीली एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनकी कीमतें कम हो जाती हैं। उसके बाद आय, उत्पादन और रोज़गार में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ओब्वियसली है, जब 140 करोड़ की बजाय 200 करोड़ लोगों के लिए सामान उत्पादित करना है तो 200 करोड़ लोगों के लिए ज़्यादा सामान उत्पादित करना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ता है तो निवेश बढ़ता है, रोज़गार बढ़ता है। ये आप केंद्रीय इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे से जानते हो कि जब भी बाज़ार के अंदर, किसी भी राष्ट्र के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो वहाँ पर उसके सामान की डिमांड बढ़ती है और उत्पादन बढ़ता है, और इससे आय और रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं। यातायात तथा संचार का विकास होता है, कम्युनिकेशंस की जाती हैं इंपोर्टर कंट्री और एक्सपोर्टर कंट्री के ट्रेडर्स के बीच में, उससे उनके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ती है, और सामान जब भेजा और मंगवाया जाता है तो उससे फिर रोड्स का डेवलपमेंट भी अक्रॉस द कंट्री जो है वो विकसित किए जाते हैं। उसके बाद है आपका अल्प विकसित देशों का आर्थिक विकास। अल्प विकसित देशों की आपने पढ़ा है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है, अल्प विकसित देशों के पास पूंजी की कमी है, और वो पूंजी की कमी सेविंग से पूरी नहीं की जा सकती। क्यों? सेविंग्स तो तब होंगी ना जब
अल्पविकसित देशों के अंदर आय होगी, आय उनकी ना के बराबर होती है या बहुत कम होती है, तो ऐसी स्थिति में वो सेविंग्स ज़्यादा नहीं कर सकते, तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीरो होने के समय में किस प्रकार से कोई राष्ट्र कहाँ से पूंजी का प्राप्ति करेगा, तो पूंजी की प्राप्ति के लिए वो उसकी निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर टिक जाती है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही सफलता की कुंजी है। ये एक बड़ी फेमस सी प्रोवर्ब है जो इकोनॉमिक्स में यूज़ की जाती है। बेसिकली जो इकोनॉमिस्ट हैं जो फ्री ट्रेड के सपोर्टर है उनका ये मानना है कि आर्थिक विकास ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही आर्थिक विकास का इंजन है, सपोर्ट सिस्टम है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ना हो तो विदेशी पूंजी जो है किसी भी राष्ट्र के अंदर नहीं आएगी, और जो अल्प विकसित राष्ट्र जो ऑलरेडी पूंजी की कमी से जूझ रहे होते हैं उनके यहाँ पूंजी की और ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अल्प विकसित देशों का विकास होता है क्योंकि इससे विदेशी निवेश प्राप्त होता है। लेकिन सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये नहीं मानते कि आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अच्छा है, तो वो उसकी कमियों के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है या एक्शर-ओलिन थ्योरी है, दोनों की दोनों इन मान्यताओं पर आधारित है कि पूर्ण बाजार के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता है और राष्ट्रों के द्वारा हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। लेकिन वास्तव में अगर हम बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता ही नहीं है। और दूसरी स्थिति है कि जो पूरी तरीके से हस्तक्षेप की नीति राष्ट्रों के द्वारा अडॉप्ट नहीं की जाती है। समय समय पर लीगली और नॉन लीगली जो है प्रैक्टिसेस जो है नेशंस के द्वारा की जाती है, जैसे कार्टल्स बना ली हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति से आपका बाज़ार जो है वो परफेक्ट नहीं बल्कि इम्परफेक्ट होता है। और इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर जो है रियल वर्ल्ड के अंदर आपकी सीमा शुल्क जो है कस्टम ड्यूटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए फ्री ट्रेड जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उसके बाद है एक पक्षीय आर्थिक विकास की बात करता है कि जो उद्योग एक्सपोर्ट में लगे हुए हैं, यानी कि जिन उद्योगों का सामान विदेशों में बिकता है वो राष्ट्र तो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जिनका विदेशों में सामान नहीं बिकता वो राष्ट्र क्या करेंगे, वो उन इंडस्ट्रीज़ का क्या करेंगे। तो जिन इंडस्ट्रीज़ का सामान विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं होता वो क्षेत्र जो होते हैं वो क्षेत्र आपके पिछड़े हुए रह जाते हैं, और जो राष्ट्र जो इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट करने वाले सामान का उत्पादन करती है वो रिच होती चली जाती हैं। उसके बाद है हानिकारक वस्तुएं। जब इंटरनेशनल ट्रेड फ्री ट्रेड होता है तो इससे अच्छे सामान के साथ साथ विदेशी सामान बुरा जो सामान होता है, ड्रग्स हैं या फिर जो एविल आइटम्स होते हैं, वो वस्तुओं उन पर भी कोई सैंक्शंस नहीं लगती, और वो फिर जैसे धान के साथ अड़ंगा भी आ जाता है ना, ये तो इसी तरह के जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयात या निर्यात के साथ बहुत सारी तरह की पेस्ट वीड्स जो हैं एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में फैल जाती हैं। उसके बाद है गला काट कंपटीशन। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ज़्यादा फर्में जो हैं वो आ जाती हैं राष्ट्रीय व्यापार के लिए, तो उनमें आपस में कंपटीशन हो जाता है और अच्छी और बुरी सारी तरह की प्रैक्टिसेस उनके द्वारा की जाती हैं, चाहे वो लीगल हो चाहे वो नॉन लीगल हो। ब्राइब करना, ठेके प्राप्त करना, वस्तुओं की पूर्ति करना, ये बड़े कॉमन से जो मेथड्स हैं वो अडोप्ट किए जाते हैं फर्म्स के द्वारा। उसके बाद एकाधिकार। स्वतंत्र व्यापार के कारण अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारों और स्थानीय एकाधिकारों को बढ़ावा मिलता है। हैबरलर के अनुसार स्वतंत्र व्यापार के कारण ऐसे एकाधिकारियों का व्यापार हुआ है जो अन्य देशों और स्वदेशी हितों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। इस कारण इसकी भी
इनको भी संरक्षण की नीति अपनानी पड़ती है। जैसे आप कोका कोला की बात कीजिए, आप इंटरनेशनल मार्केट में ड्रिंक की बात कीजिए, या तो आपके पेप्सिको के हैं या कोका कोला के हैं, 2 और 3 ही ब्रांड जो हैं पूरे वर्ल्ड में सर्वाइव कर रही हैं। ये फ्री ट्रेड के कारण ही है कि पेप्सिको इतनी बड़ी फर्म बन गई है। ये मल्टीनेशनल कंपनियों का स्ट्रक्चर जो है वो केवल और केवल फ्री ट्रेड की पॉलिसी पर टिका हुआ है। तो ये जो फ्री ट्रेड है इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार राष्ट्रों की दूसरे राष्ट्रों के ऊपर निर्भरता बन जाती है। जैसे चाइनीज़ सामान की अगर हम बात करते हैं, चाइना के अंदर छोटा छोटा जो रोज़मर्रा के जीवन में काम आता था, पेंच से लेकर सुई तक, छोटा चोबा तक, कील तक, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो विदेशी चाइना से इंडिया में आती थी। और जैसे ही हमने चाइना के साथ अपने व्यापार को कट किया तो इन वस्तुओं का उत्पादन देश के अंदर जो पहले ही बंद हो चुका था, अभी ये तो पिछले साल की बात है 2020 में जब चाइना का बहिष्कार किया गया था वायरस के बाद, और ऐसी स्थिति हो गई मार्केट के बाज़ार जो है, खिलौने हुए, छोटा छोटा लड़ियाँ वगैरह, इस तरह का जो सामान था जो हमारे देश में बनना ही बंद हो गया था, उसके लिए हम चाइना पर डिपेंड इतने बुरे तरीके से करने लगे थे। तो मार्केट के अंदर सामान ही मिलना बंद हो गया था। अगर आप मार्केट में गए हो तो जो छोटी छोटी चीज़ें चाइना से, कंडक्टर है, पंखे के अंदर डलने वाला कंडेंसर है, रेजिस्टेंस है, रेडियो है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो इंडिया में बननी ही बंद हो गई थी। तो इसका मतलब क्या है कि फ्री ट्रेड के कारण कई भारत जो राष्ट्र जिसमें स्पेशलाइजेशन करता है, दूसरी वस्तु में जिसमें वो स्पेशलाइजेशन नहीं करता, उसके लिए उसकी डिपेंडेंसी दूसरे राष्ट्र पर बन जाती है। उसके बाद आर्थिक विकास में आवश्यक नहीं है। कई बार क्या होता है कि आर्थिक विकास करने के लिए राष्ट्रों को घरेलू उद्योग, जो कि इसको हम मुख्य तौर पर ये बोलते हैं प्रोटेक्शन की पॉलिसी जब हम करते हैं तो इन्फेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर इसको बोलते हैं। ये क्लोज जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा घरेलू उद्योग है, जो राष्ट्र आयात निर्यात आपस में कर रहे हैं, उनकी ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक विकास की स्थिति बराबर को। जैसे इंडिया और अमेरिका व्यापार करते हैं तो इंडिया तो अभी अल्प विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आता है, जबकि अमेरिका पूर्ण तरीके से विकसित हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में उनकी इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस होती है वो लेवल बिल्कुल अलग अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में अल्प विकसित देश जो हैं वो ज़्यादातर टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें हैं, अपने पक्ष में घुमा लेते हैं, जिसकी वजह से अल्प विकसित राष्ट्रों की बार्गेनिंग पावर कम होती है, क्योंकि इनके राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्रों से काफ़ी पीछे हैं। उसके बाद एक बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती है, वो है राशिपातन, जिसे हम डंपिंग कहते हैं। ये मैंने आपको मोनोपली थ्योरी के दौरान भी करवाई थी। राशिपातन क्या होता है? जब भी किसी राशिपातन होता है कि कई बार राष्ट्र क्या करते हैं, कंपनियां अपने देश में तो वो सिंगल सेलर होती हैं, मोनोपोली होती है उनकी, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उनके कंपटीटर होते हैं वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगी, घरेलू बाज़ार में तो ऊंची कीमतें करके मुनाफा तो वहाँ से कमा लेती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वहाँ अपने प्रतियोगियों को बाहर करने के लिए वहाँ से कीमतें घाटे पर भी मतलब कि लागत से कम कीमतों पर भी सामान बेच देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि सामान की कीमत जो है घाटा जो है वो मैं राष्ट्रीय सीमा के भीतर जिस कीमत पर सामान बेचा जा रहा है उस कीमत के द्वारा इस सामान को बेचकर कमा लूँगी। तो ये जो होता है, इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी लो चले जाते हैं। लास्ट है मल्टीनेशनल कंपनियाँ। मल्टीनेशनल कंपनियाँ पूरे तरीके से आपका जो है आपकी इंटरनेशनल जो एजेंसी वो फ्री ट्रेड का ही ये आउटकम है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी ही थी। तो जब तक राष्ट्रों के बीच में व्यापार होता है ये मल्टीनेशनल कंपनी सर्वाइव हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद होता है तो ये इंटरनेशनल कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाती। तो ये आपका फ्री ट्रेड का है, फेवर और अगेंस्ट। अगला जो मैं क्वेश्चन आपको बोलने जा रही हूँ वो प्रोटेक्शन की पॉलिसी है
फेवर एंड अगेंस्ट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नेक्स्ट वीडियो में देखिए गर्ल्स आप।